पहले सीधे आपको बहराइच लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, क्या कुछ कह रहे हैं सीधा सुनवा देते हैं आपको। इस महसी विधानसभा क्षेत्र के नदी से सटे हुए इस पूरे क्षेत्र में लगभग पिछले 2 माह से भेड़ियों के आतंक के कारण कुछ जनहानि हुई और कुछ बच्चों को यहाँ पर भेड़िए ने घायल भी किया। यहाँ की सूचना के बारे में जब पहली बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने मुझे अवगत कराया था तो मैंने प्रशासन को इसके बारे में एक अभियान चलाने के लिए तत्काल निर्देश दिया था। इसके उपरांत वन मंत्री को और वन विभाग के अन्य अधिकारियों को भी अतिरिक्त टीम के साथ यहाँ पे भेजा गया था। पिछले 2 महीने में इस क्षेत्र में 8 जनहानि देखने को मिली, जो 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में ये हुआ है। यहाँ पे जो रेस्क्यू किया गया है इसमें 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए गए हैं और एक अभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है। ये चीज़ें देखी गई हैं कि जो अचानक इस सीजन में उन क्षेत्रों में जो जंगली जानवरों की दृष्टि से संवेदनशील होता है, इस प्रकार की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती हैं जब जिन क्षेत्रों में ये जंगली जानवर रहते हैं वहां पर पानी घुस आता है। तो ये अन्य स्थलों की ओर प्रस्थान करते हैं और शिकार की तलाश में कभी कभी यह मानव बस्ती के नज़दीक आते हैं। तो मानव बस्ती के नज़दीक जहाँ भी इसे आसान शिकार मिलता है तो वहाँ पर ये हमले देखने को मिलते हैं। इस बार भी जब सरयू नदी में पानी बढ़ा और उसके पूरे क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति ये जुलाई प्रथम सप्ताह में ही हो गई थी और 17 जुलाई को पहली घटना यहाँ देखने को मिली थी जब 1 वर्ष के बच्चे को भेड़िए ने उठा करके अपना शिकार बना दिया था। इसके उपरांत ये लगातार चलता रहा। अवश्य था कि वह एक गांव में बार बार हमला नहीं करता है, अलग अलग गांवों को उसने निशाना बनाया है और हमले का दायरा भी एक गैप रहा है 4 से 5 दिन का। 1 सितंबर को अंतिम घटना घटित हुई थी और आज 15 सितंबर है। इस दौरान जनहानि होने की कोई शिकायत, कोई भी सूचना नहीं है। 2 और 3 सितंबर को एक बच्चे पर हमला किया था। इसके उपरांत हमले की भी शिकायत नहीं है क्योंकि 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक के लिए हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करें तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है, इससे पहले तमाम अन्य विकल्पों पर भी कार्य किया जा रहा है।
स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो बहराइच पहुंचे हैं और पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की और उसके बाद संबोधन कर रहे थे। ताकि महासंग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले हरियाणा की, जहां हरियाणा में मुख्यमंत्री के बनने को लेकर दावे जो हैं वो अब लगातार चल रहे हैं। इस समय हर नेता मुख्यमंत्री और सरकार बनाने की बात कह रहा है। कांग्रेस में गुटबाजी है, सीएम पद के लिए भी कई दावेदार हैं। ऐसे में बीजेपी में भी अब सीएम फेस को लेकर कई लोगों ने दावा ठोक दिया है। बीजेपी में सीएम बनने का दावा कद्दावर नेता अनिल विज ने ठोक दिया है। उनका कहना है कि वो सीनियर के तौर पर सीएम बनने के लिए दावा ठोकेंगे और अगर सीएम बनते हैं तो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। सबसे पहले अनिल विज ने क्या कुछ कहा है आपको वो सुनवाते हैं और उसके बाद बताएंगे कि किस तरह से कांग्रेस में अंतरकलह भी देखने को मिल रही है। मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूं, जीत चुका हूं और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, परंतु इस बार सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं और अंबाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज को यह दावा ठोक रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए वो प्रबल दावेदार माने जाते हैं सीनियरिटी के लिहाज से भी। लेकिन हम तो आपको पूरे ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि क्या उनका सियासी सफर रहा है और अब तक किन किन पदों पर वो रहे हैं और क्यों आखिर उन्होंने ये दावा ठोका है, ये भी आपको बताएंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आइए आपको दिखाते हैं कि क्यों अनिल विज ने यह दावा ठोका है। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि क्या अब तक उनका राजनीतिक करियर रहा है, कौन है अनिल विज। तो कॉलेज टाइम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन्होंने ज्वाइन किया और यहां से इनका जो पॉलिटिकल सफर है वो शुरू हुआ। इसके बाद हम देखेंगे 1970 में एबीवीपी के महासचिव रहे और 1991 में भाजपा युवा मोर्चा के प्रधान बने, यानी कि अध्यक्ष बने। 1996 से लेकर 2000 तक निर्दलीय चुनाव लड़ा और अंबाला कैंट सीट से विधायक चुने गए। अंबाला की जो सीट है वहां अपना वर्चस्व रखते हैं। 2009, 2014 और 2019 में भाजपा के टिकट पर वो विधायक भी बने थे। तो इसलिए सीनियरिटी के लिहाज से अगर हम देखें तो कहां विद्यार्थी परिषद से उनका करियर शुरू हुआ 2014 और 2019 में मनोहर लाल खट्टर की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। और जब भी हरियाणा में कुछ घटता है तो सबसे पहले अपने बयान के लिए भी जाने जाते हैं। 2024 में नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल में वो हालांकि शामिल नहीं हुए थे, तो उसको लेकर भी बीजेपी में कई कयास लगाए गए कि क्या अनिल विज जो हैं अब किस तरह से सियासी उनका जो सफर रहने वाला है। इस तरह के कई सवाल भी उठे थे। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से उनका सियासी सफर रहा है। लेकिन अनिल विज के सियासी सफर जब उन्होंने हमने आपको बताया तो उनका जो बयान सामने आया है उस पर फिर अलग अलग नेताओं के बयानबाजी आना शुरू हो गई है, वार पलटवार शुरू हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान की बाइट सामने आई है उनके बयान के बाद। सबसे पहले आपको वो सुनवाते थे कि धर्मेंद्र प्रधान आखिर क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं मैं भी कैंडिडेट हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सीएम की प्रत्याशी श्री नायब सिंह सैनी है। अनिल विज कह रहे हैं मैं भी कैंडिडेट हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सीएम की प्रत्याशी श्री नायब सिंह सैनी है। तो दर्शकों, ये बात हुई भारतीय जनता पार्टी की, जो कांग्रेस पर हमेशा अंतरकलह और गुटबाजी का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस समय कई धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। अनिल विज सीनियर नेता ये दावा ठोक रहे हैं कि अब मैं प्रबल दावेदार हूं मुख्यमंत्री का, तो दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि समय आने पे पता चलेगा। लेकिन अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस किस तरह से हरियाणा में नजर आ रही है। तो कांग्रेस में इस समय अंतरकलह इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि गुटबाजी को ध्यान में रखते हुए आला कमान को फैसला लेना पड़ा है। दर्शकों, आला कमान ने 3 ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं जो कम से कम डैमेज जो हो रहा है, कहीं कुछ जो बातें नजर आ रही हैं उसको कंट्रोल कर सके, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में हो रही गुटबाजी पर नजर रखेंगे और मोर्चा भी संभालेंगे। कौन कौन ये ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए, इनका क्या काम रहने वाला है,
वो भी आपको चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं बहुत जल्दी से कि 3 ऑब्जर्वर्स कौन कौन हैं और क्या इनका काम रहेगा। कांग्रेस के नियुक्त किए गए 3 ऑब्जर्वर्स पर के नाम आपको बता रहा हूं। सबसे पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के सीनियर लीडर माने जाते हैं। जब भी इस तरह की कोई चीजें होती हैं तो पार्टी उन्हें हमेशा लगाती है डैमेज कंट्रोल करने के लिए। दूसरा नाम आता है अजय माकन का, सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस में कई बड़े पदों पर रहे हैं। तीसरा नाम आता है प्रताप सिंह का। ये वो 3 ऑब्जर्वर हैं जो कांग्रेस ने नियुक्त किए हैं ताकि हरियाणा में कांग्रेस में डैमेज ना देखने को मिले। लेकिन यह भी अब आपके मन में बड़ा सवाल है कि जब ऑब्जर्वर कांग्रेस ने लगाए तो इनका काम क्या होगा। चलिए वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बहुत जल्दी से बता रहा हूं कि इनका काम क्या रहेगा। ऑब्जर्वर्स को कमेटी के 3 काम महत्वपूर्ण होंगे। कौन कौन से काम है, चलिए बहुत जल्दी से ग्राफिक्स आगे बढ़ाइए। इनके काम क्या है वो भी आपको बताते हैं। पहला काम, बागी नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। जो बागी नेता हैं या गुटबाजी हैं, सीट शेयरिंग से परेशान हैं, वो उनको मनाने का काम रहेगा। कमजोर सीटों को जिताने के लिए क्या करना होगा उस काम पर ये लोग लगेंगे, स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। जो सीटें कांग्रेस की कमजोर रही हैं उन पर इनको ऑब्जर्व करने के लिए लगाया गया। तीसरा बड़ा काम हम देखें, पार्टी के बड़े नेताओं के बीच चल रहे मतभेद को खत्म करना इनका महत्वपूर्ण काम रहेगा। चूंकि सीट शेयरिंग को लेकर 3 गुट में कांग्रेस जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कोई कहता है कि भाई सुरजेवाला का गुट जो है वो कमजोर रह गया, दूसरी तरफ कोई कहता है कि ये भी खबरें आ रही हैं कि कुमारी शैलजा जो हैं वो गुटबाजी से परेशान नजर चल रही हैं। टिकट को जो बंटवारा हुआ, सीट शेयरिंग जो हुई, उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो दूसरी तरफ कोई कहता है कि हुड्डा साहब जो हैं वो टिकट में बाजी मार गए। साहब हुड्डा साहब का जो गुट है उसको ज्यादा टिकट मिल गए, ऐसी भी बात सामने आई है। तो क्या आखिर क्यों इतनी गुटबाजी कांग्रेस में नजर आ रही है, इसको भी हमने जाना है। चलिए एक बार बहुत जल्दी से आपको सुनवा भी देते हैं कि आखिर किस तरह से वहां गुटबाजी जो है देखने को मिल रही है। और अलावा कई सारी समस्याएं कांग्रेस पार्टी में समय सब जो सीएम पद है उसके भी कई दावेदार मान रहे हैं। लोग अपने आप को दावा ठोक रहे हैं क्योंकि इस समय 3 गुट एक्टिव हैं और तीनों गुट चाहते हैं कि उनके गुट का नेता जो है वो आगे बने। कौन कौन से चेहरे आगे चल रहे हैं, ग्राफिक्स चलिए सबसे पहले वो भी आपको दिखा देता हूं। हरियाणा में 3 सीएम फेस जो रेस में आगे चल रहे हैं। देखिए दर्शकों, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहला इस क्रम में नाम आता है कुमारी शैलजा का। कांग्रेस की सीनियर मोस्ट लीडर हैं, हरियाणा से आती हैं, दलितों को लेकर वहां प्रतिनिधित्व करती हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ और कई सारे चुनावों की प्रभारी रह चुकी हैं। लेकिन समर्थकों को जब टिकट मिलने की बात आई तो सिर्फ 9 समर्थकों को टिकट मिला, इससे कुमारी शैलजा नाराज चल रही हैं। दूसरा नाम आता है रणदीप सुरजेवाला का। कांग्रेस के सीनियर मोस्ट नेताओं में से आते हैं। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पार्टी लाइन को अपनी बात रखनी होती है तो सुरजेवाला का नाम आता है। लेकिन कुल 2 समर्थकों को टिकट मिला है और यही बात है कि एक तरफ सुरजेवाला, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा नाराज चल रही हैं। तीसरा नाम आता है हरियाणा में सबसे बड़ा नाम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 70 समर्थकों को टिकट दिलवाने में मजबूत रहे हैं और इसी से नाराज हैं सुरजेवाला साहब और कुमारी शैलजा जी। कह रही हैं कि 70 आपने वहां टिकट दे दिए हैं, हमारे जो समर्थक हैं, चूंकि दलितों का प्रतिनिधित्व करती हैं कुमारी शैलजा, तो यहां ये डैमेज कंट्रोल होता नजर आ रहा है। दर्शकों, ये 3 वो नाम हमने आपको बताए हैं जहां डैमेज कंट्रोल की बात करने के लिए, ऑब्जर्वर्स को देने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मुकेश कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मुकेश जी। ज्यादा थोड़ी देर से आया हूं, आपसे माफी चाहूंगा चूंकि इतने सारे ग्राफिक्स हैं और सब समझाना है दर्शकों को, क्योंकि सत्ता का महासंग्राम का यही उद्देश्य है कि एक एक छोटी से छोटी सियासी खबर आप तक पहुंचा सकें। सीधा मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं। आज अनिल विज साहब ने एक बड़ा दावा ठोक दिया है कि हम मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में अलग डैमेज कंट्रोल है। किस तरह से इस दावे को देखते हैं दादा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मुकेश जी। देखिए, मैं बिल्कुल विकास जी आपकी बात से सहमत हूं कि इस बात को मैं इस नजरिए से देखता हूं कि कहीं ना कहीं अनिल विज का दुख अब सामने आया है। आपको बता दें कि उनको नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल के अंदर स्थान नहीं मिला और कुछ दिन पहले ही जब उन्होंने सीएम पद के लिए नायब सिंह सैनी ने अपनी पद की शपथ ली थी, उससे पहले नाराज होकर अनिल विज निकल चुके थे। ये काफी दिन से प्रयास लगाए भी जा रहे थे कि अनिल विज क्या बोलेंगे और चुनाव का वक्त है, उनका ये सब बोलना कि वह सबसे सीनियर विधायक भी हैं और ये बात सच भी है। 1970 से वो अखिल विद्यार्थी छात्र परिषद के सदस्य रहे हैं और सबसे पहले वो निर्दलीय चुनाव जीते हैं और बीजेपी के नाम पर उन्होंने लगातार 3 बार सीट जीती भी हैं और उनका एक कद भी है अपने आप में और जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनको मंत्रिमंडल पर ना लिया जाना हरियाणा कैबिनेट के अंदर, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह पैदा करता है, क्योंकि खट्टर साहब और अनिल विज के अंदर अंदरूनी कलह इसका एक सबसे बड़ा
उदाहरण थी और जिसकी वजह से अनिल विज को कैबिनेट के अंदर पद भी नहीं मिला। और आज वो कह रहे हैं कि सबसे सीनियर और सीएम पद के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन आपको बता दें कि प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने साफ साफ कह दिया कि इस बार जो सीएम के चेहरे हैं वो नायब सिंह सैनी और मुकेश जी मोदी यहाँ से जी ने मेरा भी एक इस्तीफा। सवाल और है कि अनिल विज जो है, हम लगातार देखते हैं कि सीनियर लीडर्स में से एक माने जाते हैं हरियाणा में, और पिछले कई बार में उन्हें जो जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए थी शायद उससे वो असंतुष्ट नजर आए हैं। क्या इस बार उनकी जो नाराजगी है, वो अगर नाराज हो जाते हैं, जिस तरह से उनका भी रवैया नजर आता है, आज वो खुद खुल के खेल रहे हैं, फ्रंट लाइन पे कह रहे हैं मैं दावेदार हूं, तो इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है अगर वो खुल के आ गए तो? देखिए बिल्कुल विकास जी, मैं आपको साफ स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि अनिल विज की नाराजगी का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर भी उनकी नाराजगी का असर खुद भाजपा ने भुगता है। और आपको बता दें कि अगर ये नाराजगी बरकरार रहती है तो कुछ सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि आपको बता दूं कि बहुत पुराने सीनियर लीडर हैं अनिल विज और ये अपने पत्ते अभी खोल नहीं रहे हैं। और आपको बता दूं कि अगर ये पूरी तरह से नाराजगी हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को ये काफी भारी पड़ने वाला है। जी चलिए मुकेश जी, आपके पास वापस लौट रहा हूं मैं, एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं दर्शकों को। जहां हरियाणा में नेता अपने दावे ठोक रहे हैं तो पार्टियां अपने समीकरण के हिसाब से लोगों को स्टार प्रचारक भी बना रही हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने हरियाणा के लिए 40 नेताओं के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। क्या कुछ है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं इन स्टार प्रचारकों में बीजेपी ने कैसा दांव चला है, जिसके बाद हाई प्रोफाइल सीट जुलाना पे जो है अब त्रिकोणीय मुकाबला नजर आएगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं इन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कौन कौन है। अब की बार हरियाणा में फोगाट वर्सेस फोगाट हो गया है। देखिए मैं वही कह रहा हूं, सबसे बड़ा दांव बीजेपी ने चल दिया है। विनेश फोगाट को कांग्रेस ने जुलाना से उम्मीदवार बनाया है और उनके सामने जो बात हम कर रहे हैं फोगाट वर्सेस फोगाट की, अगला ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी ने बबीता को स्टार प्रचारक बना दिया है, यानी कि दोनों पहलवान हैं और फोगाट वर्सेस फोगाट हो गया है। तो जुलाना सीट देखिए, मेडल से चूकने पर विनेश के लिए जुलाना में सिंपैथी जो है वो कांग्रेस को लग रही थी कि सिंपैथी मिलेगी, इसलिए उनको टिकट दिया गया। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने की बात लोगों के दिमाग में है और कांग्रेस यही चाहती है कि किस तरह से विनेश को लेकर जो एक सिंपैथी है, ऐसे में अगर बबीता विनेश के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगी तो कैसे निशाना साधेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जब वो डिस्क्वालीफाई हुई थी तब भी बबीता का एक ट्वीट सामने आया था, वो कांग्रेस की सदस्यता लेने और चुनाव लड़ने के खिलाफ नहीं भी बोल पाएंगी। देखिए ये भी एक बड़ा सवाल है, चूंकि बबीता को हमने देखा था जब विनेश का टिकट फाइनल हुआ था तो बबीता ने इस चीज का विरोध जताया था कि इस तरह से इतनी जल्दी राजनीति में वो आ जाएंगी, मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह खुद 5 साल से अधिक वक्त से राजनीति में हैं। बबीता जो है बीजेपी से आती है, दूसरी तरफ विनेश फोगाट हैं जो कांग्रेस की तरफ से आती हैं। और अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो वहां से भी जुलाना से उन्होंने आम आदमी पार्टी को कैंडिडेट बना दिया है। चलिए मुकेश जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे यही जान रहा हूं, जुलाना सीट, कल तक जिस तरह से विनेश को लेकर कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंट थी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने WWE की रेसलर पहलवान को वहां से उतारा और तीसरी तरफ अब बीजेपी ने स्टार प्रचारक बबीता फोगाट को बना दिया। जुलाना कैसे देख रहे हैं मुकेश जी? देखिए अब जो जुलाना सीट है इसका पेज फंस चुका है। आपको बता दें कि 81,000 चार्ट वोटर हैं वहां पर और 32,000 अति पिछड़ा वर्ग के वोटर हैं इसमें। और आपको बता दें कि पहलवान के सामने पहलवान, आम आदमी पार्टी ने, आपको मैं बता दूं कि गठबंधन नहीं हो पाया और इसका कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरा असर दिखा रही है और कहीं ना कहीं उसने कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटों पर अपने कद्दावर नेताओं को उतारा है। जुलाना के अंदर कविता दलाल को उतार कर उसने कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज केंद्रीय नेतृत्व को दे दिया है कि आप अगर हरियाणा के अंदर हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम आपको नुकसान देने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस बार अमरजीत ढांडा जो कि सिटिंग जेजेपी के विधायक भी हैं, उनको भी आप रेस से बाहर नहीं मान सकते। कहीं ना कहीं जुलाना की सीट जो कांग्रेस सोच रही थी कि विनेश फोगाट बिल्कुल उतना सरल वहां पर इस बार जुलाना में नजर नहीं आएगा, चूंकि बबीता फोगाट है और आम आदमी पार्टी भी पहलवान वाला दांव ही खेल रही है। मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और कश्मीर की तरफ आगे बढ़े उससे पहले तरन चुग क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको सुनवा दिए। इसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए। कभी कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, 370 और 35 से इतिहास बन चुकी है, अब उसका कोई जगह नहीं है। 370 और 35 से समाप्त हो चुकी है, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ चुका है। आप 3 परिवारों ने, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, गांधी नेहरू परिवार ने जम्मू कश्मीर को
जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र को अपना दास बना रखा था। आज जनता खुलकर बाहर आई है, अपना नेता चुन रही है और इन 3 परिवारों ने दहकते हुए शोलों पर जम्मू कश्मीर को फेंका था और जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को टूरिज्म कैपिटल बनाया है। अब जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आने वाला प्रदेश आज जम्मू कश्मीर बना है। सर, जिस तरह से यहाँ के लोगों की डिमांड, बीजेपी के नेता तरनचो क्या कुछ कह रहे थे कि 370 आने के बाद कश्मीर की तस्वीर बदली है और 3 परिवारों ने इसको इस गहरी खाई में धकेला। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां वादियां तो ठंडी हैं लेकिन चुनावी माहौल गर्म है। नेता अपने अपने चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। कल पीएम मोदी ने डोडा में चुनावी शंखनाद किया है। कांग्रेस, पीडीपी और एनसी जो है जमकर निशाना उस दौरान कांग्रेस पर भी साधा है प्रधानमंत्री ने। वहीं बीजेपी ने उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार उतार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज श्री गुफवारा में एक कार्यकर्ता की बैठक जो है कार्यकर्ताओं के लिए, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार सौफी यूसुफ जो हैं वो भी मतदाताओं से 18 सितंबर को बड़ी संख्या में वोट डालने का आग्रह कर रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग हो और इसको लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है सीधा आपको सुनवा देते हैं। गलत चुनेंगे, आप वोट डालने ही नहीं जा कहा ना। ये एक तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो है, लेकिन हमारे यहाँ अंदर जो लोग बैठे हैं जो आज तक इसका फल खा रहे थे, फ्रूट खा रहे थे, उनकी भी ये साजिश है कि वो यहाँ चुनाव के बीच में ऐसे हालात बनाना चाहते हैं कि चुनाव में वोट डालने लोग न निकले और वो कम वोटों से चुनाव जीत जाए। ऐसी हालात यहाँ के लोकल लीडर्स भी बनाना चाहते हैं। हम उनको भी क्रश करेंगे और लोगों को हम आह्वान कर रहे हैं कि वो बड़ी भारी संख्या में वोट डालने निकले। जिसको भी उन्होंने वोट डालने, हम तो मांग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को डालें, लेकिन उनकी इच्छा है, लेकिन वोट अधिक से अधिक संख्या में डाले, ये हमारी इच्छा है। और संख्या में लोग जो हैं पहुंचे मतदान करने के लिए, तो दूसरी तरफ जो आतंकवादी संगठन हैं वो भी एक्टिव नजर आ रहे हैं कि प्रभावित किस तरह से चुनाव को किया जा सके। लेकिन असल तस्वीर तो वहां से हमारे संवाददाता रोहिल बशीर जुड़ गए हैं, वो बताएंगे। लगातार नब्ज टटोल रहे हैं वहां पर मतदाताओं की। रोहिल, बताइए, एक तरफ टेरर जो चीजें देखने को मिल रही हैं, कहीं छुटपुट घटनाएं, गोलीबारी, कहीं मुठभेड़ हो रही है, और उसी बीच बीजेपी जो है लोगों को वोट करने की अपील कर रही है। कैसा माहौल नजर आ रहा है वहां पर अभी? देखिए, आज अगर हम राजनीतिक बुखार की बात करें तो काफी ज्यादा सड़ चढ़कर बोल रहा है इन दिनों, क्योंकि एक तरफ से बीजेपी पूरी तरीके से जो गठबंधन है उनके साथ लड़ रही है। गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो लगातार चल रहा है, लेकिन गठबंधन में लगातार दरारें जो है वो पिछले कई दिनों से पड़ गई है, क्योंकि गठबंधन सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर है। लेकिन पंजाब से बीजेपी के जो ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कौर जी, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने लोगों को लगभग 70 सालों में अपने इस दलदल में रखा है, और उन्होंने कहा कि यहाँ की जो राजनीतिक नेता है, कुछ नेता आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और आतंकवाद के सहारे वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर बाइकआउट की काल का असर जो है एक बार फिर से देखने को मिले और लो जो वोटर टर्नआउट हो वो हो, और उसके चलते उनको जो है इस इलेक्शन में जीत हासिल हो। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके सभी मंसूबे जो है भारतीय जनता पार्टी नाकाम करेगी और उनके सभी जितने भी जो प्लान्स होंगे उनको पूरी तरीके से विफल किया जाएगा, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने वाली है। और उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को जब मतगणना होगा तो उस समय में एक अनोखे नतीजे जो है वो सामने आएंगे, टोटली डिफरेंट। रोहिल, एक सवाल का और जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री कल डोडा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कई निशाने साधे विपक्ष के नेताओं पर और पार्टियों पर, लेकिन डोडा को हम देखें तो 40 साल बाद, 4 दशक के बाद कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचा है। उसके बाद किस तरह का माहौल वहां बनता नजर आ रहा है? देखिए, अगर डोडा की बात करें तो पिछले 6 महीनों के दौरान हमने पीर पंचाल के इंसी डोडा या कश्तवाड़ इलाके में देखा लगातार आतंकवाद के हमले जो है थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और दूसरी जाकर देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वहां पर एक बहुत बड़ी रैली से संबोधित किया और लोग भी काफी ज्यादा संख्या में नरेंद्र मोदी को वहां पर सुनने के लिए आए थे, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर जो यहाँ की डायनास्टी, जो 3 डायनास्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो उन्होंने तीनों पर निशाना साधा और कहा कि इन्होंने ही आतंकवाद को
यहाँ पर समर्थन किया और आतंकवाद को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे काफ़ी ज़्यादा आतंकवाद जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में बढ़ा हुआ है। लेकिन दूसरी जानब से उन्होंने यही भी कहा है कि जो ये तीनों डायनास्टीज़ है इनके सभी मंसूबे अब नाकाम है और अब यूथ जो है आगे आ रहा है और यहाँ पर जो है अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव में देखा, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से तो इन तीनों पार्टियों पे निशाना साधा और कहा है कि इनकी वजह से ही यहाँ पर जो युवा है उनको आतंकवाद संगठनों में धकेल दिया गया है और खासतौर पे जो यहाँ के गवर्नमेंट जॉब्स होते थे तो ये तीनों डायनास्टीज के पार्टीज जो है अपने अपने लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करते थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल, और इसी लिहाज से प्रधानमंत्री ने एक संदेश भी दिया कि अब 370 आने के बाद कश्मीर बदल चुका है और लोग घरों से निकलें और ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। रोहिल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ सत्ता की आज महासंग्राम में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त लेकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर की कुछ और खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।